तो कल हम बात कर रहे थे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, राज्यसभा की पावर क्या है, ठीक है ना। चैप्टर विधायिका लेजिस्लेचर में पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि देश के अंदर जो कानून बनाने का प्रोसेस क्या है, संसद कानून कैसे बनाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज आपका बोर्ड का विजिबिलिटी क्लियर है, बोर्ड पूरा देख पा रहे हो बेटा? आवाज तो आपकी नहीं आ रही है, आप मैसेज कर सकते हो। तो देखते हैं संसद कैसे कानून बनाती है। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम ही देश के लिए कानून बनाने हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से देश का कानून बनाती है। ये हम अपने पेज नंबर 110 पर हिंदी मीडियम में है और सेम ही 110 के ऊपर इंग्लिश मीडियम में, दोनों बुक के अंदर 110 पेज के ऊपर दे के रखा हुआ, जहां से हम शुरू करें कि संसद कैसे कानून बनाती है, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉस। तो पहले तो हमको थोड़ा सा समझना होगा कि कानून बनने से पहले की बात करते हैं। ये तो आप जानते हो कि भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है और देश के अंदर कोई भी कानून बनाने से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जब चुनाव में जाती है तो जनता से तरह तरह के प्रॉमिसेस करती है, वादे करती है, और जनता जितनी जागरूक है उस तरह से जनता भी अपने हित में, अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार को मजबूर कर सकती है कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो जनता के पास जब भी जाते हैं तो उनका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी ये अपने आप में तैयार हो जाती है, वो प्रॉमिसेस करती है, इनफैक्ट इलेक्शंस के अंदर ये जनता से वादा करती है, अगर हमको आपने मौका दिया आने वाले चुनाव में, अगर हम जीत के जाएंगे और सरकार बनाने की पोजीशन में होंगे तो हम देश के इंटरेस्ट के लिए कुछ कानून बनाएंगे। लाइक आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दे के रखा हुआ था, दर्जा, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था और वहां पर तरह तरह के बंधन थे, यानी कि भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां पर जाने के लिए भारत के नागरिक वहां पर परमानेंट रह नहीं सकते, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, तरह तरह की कंडीशन थी। वहां के जो गर्ल्स, लड़के हैं, उनके साथ शादी नहीं कर सकते, तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर दे के रखा था। और जो आज के दिन बीजेपी के सरकार है, या कहिए कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, इनकी बीजेपी के साथ में जो और दूसरे भी घटक दल या दूसरे पार्टनर हैं, उन्होंने अपने चुनावी वादे में, जब 2014 से पहले चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम दो काम तो जरूर करने वाले हैं, और भी कई सारे थे लेकिन हमको क्योंकि कानून से रिलेटेड बात करनी है तो हम उतना ही करेंगे। एक तो कहा कि भाई ये जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दे रखा है देश के अंदर जम्मू कश्मीर को, वो हम खत्म कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस के साथ में ही ट्रिपल तलाक की 3 बार तलाक बोल दिया जाता है, और उसके बाद में मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये ऐसा है कि 3 बार तलाक बोलने के बाद में जो शादी जो हुई है वो वहां पर अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाती है कि यानी कि आदमी चाहे तो 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी औरत को तलाक दे सकता है। तो ये अपने आप में काफी विवाद वाला विषय था। इसके ऊपर जो सरकार है, अभी की जो सरकार है, उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर हमें मौका मिलेगा सरकार बनाएंगे तो हटा देंगे। यानी कि कानून बनाने से पहले भी सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जनता से प्रॉमिसेस करती है, वादे करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये काम करने वाले हैं।
और गठबंधन की जहां राजनीति की बात है, कई सारे दल मिलकर अगर काम करते हैं तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मतलब कोई एक पार्टी अपनी मर्जी से इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती, और सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अगर सरकार बनाती है तो सभी से आपस में राय मशवरा करने के बाद ही कानून बनता है। तो ये तो हो गया सरकार किस तरह से, या फिर आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की डिसीजंस लेती है। सपोज करो कि चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले ही जब वो जाते हैं, चुनाव से पहले ही मतलब चुनाव सरकार है आज के दिन और उनको पता है कि आगे चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले ही सोच लेते हैं कि हमें चुनाव में जाना है। तो चुनाव में जाने से पहले जब तक कि हम सरकार में बैठे तो ये काम कर देते ताकि हमको चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, जो जनता की डिमांड होती है इस तरह की काम। खैर ये तो बात हुई हमारे, जैसे कि कोई भी कानून बनाने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारे संसद में कानून बनाने के प्रोसेस से संबंधित नहीं है। इससे पहले की पोजीशन बताइए कि जनता की बातें सुनी जाती है और उनको जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते, क्योंकि उनको पता है जनता ही हमको वोट डालने वाली है, तो इस हिसाब से सारे काम होते हैं। ये बात हुआ। अब हम देखते हैं कि संसद के अंदर जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो कैसे आखिर वो संसद के अंदर कानून बनता है, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये तो आपको पता ही है कि संसद के दो सदन होते हैं, दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये भी आपको पता है कि राज्यसभा के पास शक्ति के बारे में बात करें तो राज्यसभा के पास में शक्तियां कम है, लोकसभा इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और धन विधेयक के मामले में भी हमने बात किया था कि धन विधेयक तो सिर्फ और सिर्फ हम लोकसभा के अंदर ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रस्ताव है लेके आ सकते हैं। इतना तो आपको सबको पता है बेटा, ये तो जानते हैं कि धन विधेयक, मनी बिल। अब विधेयक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि विधेयक का अर्थ ये हुआ कानून बनने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद कानून के उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो जाए तब तक उसको विधेयक बोला जाता है। तो ये रहा विधेयक के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि विधेयक को कई स्टेजेस से गुजरना होता है, इसका एक लंबी प्रोसेस है, इतना इजी भी नहीं है, तब जाके वो देश का कानून बनता है। ठीक है ना, तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपके 111 पेज के ऊपर दे के रखा हुआ है, और इसको समझने के लिए हमको जाना होगा यहाँ पर। ये देख रहे हो, आप देखोगे तो आपके विधेयक जहाँ पर लिखा हुआ है या इंग्लिश में आपका बिल लिखा हुआ है, और बिल से सबसे पहले विधेयक, अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मनी बिल को छोड़कर और जितने भी विधेयक है और सारे बिल पार्लियामेंट के किसी भी सदन के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ठीक है, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश हो गया, उसको रखा जा सकता है। पेश होने का मतलब उसको रखा जा सकता है, वहां उसके ऊपर चर्चा डिस्कशंस होती हैं। अब विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। जैसे विधेयक किसी मान लो लोकसभा में गया तो लोकसभा के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के रखी होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों को लेकर, एक तो आपके दोनों हाउसेस के भी मेंबर हो सकते हैं उस कमेटी के अंदर। कमेटी का मतलब वो आपने किसी एक कानून के बारे में उनको अच्छी जानकारी होती है, ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं उनको कमेटी में रख दिया जाता है। जैसे तुम्हारे स्कूल्स में मान लो कि किस तरह से अच्छे अच्छा रिजल्ट आए, उसके बारे में कुछ टीचर्स का एक ग्रुप बना दे, तो टीचर क्या करेगा, इसके बारे में तरीके निकालेगा और उसके ऊपर सोच विचार करेगा, अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देगा। अब ये स्कूल की मैनेजमेंट है, उसका मर्जी है कि उन टीचर्स की उन बातों को माने या ना माने।
तो ऐसे ही सेम होता है। ये आपके पास में कमेटीज होती हैं, और वो कमेटी जो पार्लियामेंट की कमेटी है, लोकसभा के अंदर हो या राज्यसभा के अंदर है, विधेयक आने के बाद में उसके ऊपर चर्चा करती है। एक तो तरीका ये है कि कमेटी के पास भेज दिया जाए उस विधेयक को, बिल को। दूसरा तरीका यह है कि पूरे सदन को इन्वॉल्व कर ले, मतलब बजाय कुछ एक टीचर्स जैसे स्कूल में चूज करें, उसके हम सारे टीचर्स को इन्वॉल्व करने में कैसे एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो दो तरीके हैं, एक तो सीधा का सीधा पूरे पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाए, उसके ऊपर चर्चा डिस्कशन हो। दूसरा तरीका यह है कि एक्सपर्ट्स की कमेटी के पास भेज दिया जाए। अगर एक्सपर्ट्स की कमेटी के पास भेजा गया है तो फिर क्या करेगी वो एक्सपर्ट की कमेटी, अपनी रिपोर्ट देगी कि उसने कानून को पढ़ा, जो ड्राफ्ट है बिल, और पढ़ने के बाद में उसने अपनी तरफ से कि भाई ये जो कानून है इसके अंदर ये ड्रॉबैक्स हैं, ये चीजें चेंजेस करनी चाहिए और इसके अंदर ये इंक्लूड करने की जरूरत है। तो वो एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो रिपोर्ट फिर सदन का काम है, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, अब उसकी सदन की ये मर्जी है अपनी, चाहे तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। यानी कि जो सदन ने कमेटी बना के रखी हुई है, इस कमेटी के भी अपनी मतलब सीमाएं हैं, काम करेगी ये बेचारे कमेटी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो ये पार्लियामेंट के पास में जाना होता है और फिर पार्लियामेंट मैसेज भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती है तो मैं मैसेज को देख लेता हूँ। अब ये रिपोर्ट जो है सदन के अंदर स्वीकार हो जाती है या स्वीकार नहीं होती। अगर स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है, स्वीकार नहीं होती तो फिर वो जो संसद में उसके ऊपर चर्चा होगी उस हिसाब से काम चलेगा। फिर सदन में विधेयक पर चर्चा होगी। अब जो विधेयक आया उसके अंदर पार्लियामेंट के हाउस के अंदर उस विधेयक को लेकर चर्चा होगी। चर्चा का मतलब यही है इस विधेयक को सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो जीतकर जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा है, वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगी, उनको पढ़ेंगी, उसकी मेरिट्स को देखेंगी, उनके ड्रॉबैक्स को देखेंगी, क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, क्या कमियां हैं। चर्चा का मतलब यही है, उस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में विधेयक के ऊपर वोट डाला जाता है और वोट के अंदर अगर वो विधेयक उस मान लो लोकसभा में गया, लोकसभा से अगर जितनी जरूरत है उसके ऊपर, जिस तरह की मेजोरिटी की आवश्यकता है विधेयक को पास कराने के लिए, विधेयक को जिस तरह की बहुमत की जरूरत है, अगर वो बहुमत जरूरी बहुमत, सपोज करो कि तुम्हारी क्लास में है और तुम्हारी क्लास में एक आम राय बनानी है किसी चीज को लेकर, तो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर सपोज करो उसमें 15 से ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, तो सोचो कि लोकसभा में भी ऐसे 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और वहां से हाफ में अगर उसके ऊपर विधेयक के ऊपर सपोर्ट में चले जाते हैं तो वो पास हो जाता है। ठीक है, अब पास हो गया, लोकसभा से पास हुआ ना बेटा, अभी इस विधेयक को दूसरे सदन में जाना है, दूसरे हाउस में जाना है। आपको बताया ना कि दो सदन है, एक लोकसभा राज्यसभा, अब इसको दूसरे सदन में जाएगी। ठीक है ना। अब पहला सदन भी देखो, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दूसरे सदन में गया, अब दूसरा सदन क्या करेगा उसके ऊपर, या तो उसको मंजूर कर देगा, मंजूर मतलब एक्सेप्ट कर लेगा उस कानून को, जो भी उस विधेयक को जो एक सदन से पास हो गया है। सपोज करो राज्यसभा के पास आ गया, यानी कि आपके स्कूल के अंदर दूसरी क्लास के अंदर चला गया, तो दूसरी क्लास भी, क्योंकि स्कूल के बेनिफिट के लिए था, पूरे स्कूल्स के लिए, तो दूसरी क्लास से भी ओपिनियन मांगा। ऐसे यहाँ पर लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी में जाएगा, और राज्यसभा या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अगर राज्यसभा को लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है तो एक्सेप्ट कर लेगी, अगर उसको लगेगी कुछ सजेशंस देने की जरूरत है तो सजेशन दे देगी, तो या तो सुझाव देगी या उसको एक्सेप्ट कर लेगी।
यानी कि रिकमेंड कर देगी ठीक है भाई हमारी तरफ से ये एक्सेप्टेड है। अगर एक्सेप्टेड है तो फिर राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा और राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के पास में शक्ति है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको, मतलब राष्ट्रपति भी चाहने का मतलब यह है राष्ट्रपति के पास में भी अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसके ऊपर पूरा उसको पढ़ेंगे और अगर उनको ये लगा कि विधेयक ठीक है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। अगर राष्ट्रपति को लगा या उनके जो एक्सपर्ट्स है राष्ट्रपति को ये सजेस्ट करते हैं कि इसको आप ऐसा कीजिए, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं और इसको पुनर्विचार के लिए भेज दो, पुनर्विचार मतलब रिकंसिडरेशन के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे फिर दोबारा से वो लोकसभा के पास में भेज देंगे, भाई मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर आप दोबारा से एक बार सोच लो, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, ये कमियां आप रिकंसीडर कर लीजिए। तो आपको मैंने बताई राष्ट्रपति के पास में भारत के अंदर कोई एक ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है, पद है, संवैधानिक पद, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति देश की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना और हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में ये कहता है कि हमने शक्ति उनको दी है जो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है। तो जनता ने तो प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट के लोकसभा के सदस्यों को चुना है, तो लोकसभा के सदस्यों को ज्यादा शक्ति है, इसलिए राष्ट्रपति मजबूर है राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए भेजा तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर फिर भी वो हाउस उसको रिकंसिडरेशन ना करे और जोकर तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे, बोला आया लोकसभा के पास, लोकसभा ने उसको फिर दोबारा से लिफाफे में डाल दिया और वापस राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया, तो राष्ट्रपति के पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसको स्वीकार ना करे, उसके ऊपर उसको हस्ताक्षर करनी होगा, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी विधेयक कानून बन जाता है और कानून बन जाता है तो उसको लॉ कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मतलब जो संसद में कानून बनाने का प्रोसेस है, और ये आपके 111 नंबर पेज के ऊपर देके भी रखा हुआ है, तो इसमें किसी तरह के नोट्स की जरूरत नहीं है भेजने की, आप इसी में से अपने पेज के ऊपर से आप जो करते हो अपने जो नोटबुक है उसके अंदर इनफैक्ट रजिस्टर रखिए नोटबुक भी, उसमें आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो हुआ कैसे काम करते हैं संसद, कैसे कानून बनाने का प्रोसेस, राइट। अब कानून को बनाने के लिए भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपको मैंने बताया कि 543 है। अब मैं आपको 112 पेज के ऊपर लेके चल रहा हूँ, 112 पेज नेक्स्ट जो पेज है हिंदी और इंग्लिश के दोनों बुक के अंदर, तो उसके अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से क्या सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर से वही विधेयक को ला सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट बिल भी हो सकता है, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक तो होते हैं पूरे जितने सरकार के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैबिनेट जो सरकार के सदस्य बन गए, मैंने आपको समझाया था कि देश के अंदर 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य होते हैं और 543 में से जो सरकार जिसके पास में मैंडेट होता है 272 प्लस होते हैं वो सरकार बनाते हैं, और 272 प्लस में से हम 15% को मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है हमारे देश में, जो विधेयक लेके आने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार है, वो मिनिस्टर्स के पास होता है। क्यों होता है? अब देखिए इन्वायरमेंटल जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होता है वहां पर। ऐसे ही सिमिलरली महिला और बाल विकास के लिए एक मंत्रालय है जो वीमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करने के बारे में सोचता है। सिमिलरली एक इंडस्ट्रीज के ऊपर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, ठीक है ना। विदेशों से संबंध के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री है,
फाइनेंस से रिलेटेड पैसे का देखने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जब देश में कोई भी विधेयक लेके आता है तो कंसर्न, ज्यादातर मैं मामलों की बात कर रहा हूँ, वो कंसर्न मिनिस्ट्री ही विधेयक लेके आती है। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ कंसर्न मिनिस्ट्री ही लेके आए। जितने भी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें से जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो सरकार में नहीं है, अपोजिशन पार्टी में, प्रतिपक्ष में है, संसद में बैठे हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, तो चाहे तो वो भी विधेयक को लेके आ सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया कि विधेयक को लाने के लिए जरूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ, हो गया क्लियर? वेरी गुड। मैं देख लेता हूँ क्या मैसेज किया आपने। हाँ, ये अच्छा है ताकि मैं देख भी पाता हूँ, क्योंकि आवाज आपकी मुझे यहाँ तक आती नहीं। तो विधेयक को दो तरीके से हो सकता है। एक, आप इसको देखो, विधेयक के विभिन्न प्रकार दे रखे हैं 111 पेज, 112 पेज के ऊपर। एक तो हो गया सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मैंने आपको समझा दिया कि जो सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई कानून बनाना चाहे तो वो ऐसा बिल लेकर आते हैं। फिर एक हो गया कि मैंने बोला कि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो 543 में से किसी को भी विधेयक लाने का अधिकार है, वो संसद के अंदर विधेयक ला सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, एक तो प्राइवेट हो गया आपका, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट का विधेयक। यहाँ तक ओके, आपको क्लियर हो ही गया। और अब इससे आगे होता है गवर्नमेंट बिल हो गया, प्राइवेट मेंबर्स बिल हो गया। फिर अभी मैंने आपको जैसा कि चर्चा के दौरान बताया था बेटा कि बिल भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो मनी बिल हो सकता है और दूसरा नॉन मनी बिल हो सकता है। ठीक है ना? तो मनी बिल क्या हो गया? जो फाइनेंस से रिलेटेड है। और नॉन मनी बिल क्या हो गया? जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं आपको समझाने की बताता हूँ आपको। जैसे कि कहीं पर भी कुछ पैसे खर्च किए जाने की बात है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम करा जाना है, उसमें पैसे बहुत खर्च होंगे, तो वो तो हुआ मनी बिल। और नॉन मनी बिल का मतलब ये हो गया बेटा कि फाइनेंशियल उसमें इश्यू है ही नहीं। जैसे आपको मैंने बताया ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, जैसे कि सोचो कि गर्ल्स के लिए 18 साल से हमें उसकी एज, शादी की एज 21 साल करनी है, तो क्या इसमें पैसे से संबंधित है? क्या सरकार को कोई पैसा खर्च करना पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं, कानून बनाना है। तो इस तरह का हो गया। आर्टिकल 370 को हटाना, नॉन फाइनेंशियल बिल हो गया। ठीक है ना? ऐसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हम कि भारत के अंदर नागरिकता देने से उसमें कोई पहले वाला जो कानून है उसके अंदर बदलाव करना है। तो इन तरह के जो विधेयक हैं, एक्ट हैं, इनके ऊपर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, मतलब वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस तरह के हम विधेयक को क्या बोलेंगे? नॉन मनी बिल बोलेंगे। एक तो नॉन मनी बिल हो गया और एक मनी बिल हो गया। ये भी समझ में आ गया। अब आगे बात हो जाती है कि एक विधेयक होता है सामान्य विधेयक। सामान्य का मतलब ये हो गया कि उसको चेंज करने के लिए या कानून बनाने के लिए उसमें नॉर्मल मेजोरिटी की आवश्यकता है। ठीक है ना? नॉर्मल मेजोरिटी को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और कोई हम विधेयक लेके आए। अब जरूरी तो नहीं ना, जैसे तुम्हारे लाइव क्लास में तुम सारे नहीं आते हो, तो ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो ऐसा करते हैं ना कि सदन में, हाउस के अंदर सारे हाजिर ना हो। तो 543 में से सपोज करो 400 ही आए, और 400 में से जब हमको कोई विधेयक को पास कराना है तो हमने बताया कि नॉर्मली जो है उसके ऊपर हाफ का जो है कंसेंट होना, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं उसका हाफ का साइन करना, एग्री होना, तो वो साधारण सिंपल मेजोरिटी हो गया। ये बात समझ गए? सोचो कि आपके क्लास के
जो स्ट्रेंथ है वो 30 है, लेकिन क्लास में जिस दिन विधेयक के ऊपर चर्चा होनी है, वोट डालना है, उस दिन 30 में स्टूडेंट हाजिर ना होके सिर्फ 20 ही स्टूडेंट आया, तो हमने तो हमारे जो सिंपल मेजोरिटी का मतलब ही यही है, जितने हाजिर हैं उसके हाफ हम कर लेते हैं कि एटलीस्ट उतने सपोर्ट में हो उस विधेयक के, तो हम उसको सिंपल मेजोरिटी मान लेते हैं। तो अब 20 हाजिर हैं, अगर वो कानून के ऊपर उसमें से 10 भी हाँ कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो लोकसभा से पास माना जाए। तो यह तो हुई सिंपल मेजोरिटी। समझ गए सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है बेटा? हाँ, अब एक दूसरी पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए। भाई सिंपल सिंपल बात यह है, जो सिंपल काम है उसके लिए सिंपल मेजोरिटी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी। ये सोचो, ये तो क्योंकि क्योंकि आपको कोई ऐसा बिल लेके आना है उसके ऊपर, जैसे कि सोचो, जैसे कि जजिस है, जजिस 58 इयर्स ऑफ एज तक सर्विस करते हैं नॉर्मली। अब उनकी एज रिटायरमेंट की 58 से करके हमने कर दी 60 इयर्स ऑफ एज, तो उसको 60 इयर्स करने से जनता जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसे कानून जिससे जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे। यानी कि जितने प्रेजेंट हैं, क्लास का जो एग्जांपल दिया उसी का हाफ करके वोटिंग हो जाए, तो दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। अब दूसरी बात, दूसरा पक्ष देखिए, इसका अपोजिट वाइस वर्सा में जाके देखो। सपोज करो कि ऐसा कोई कानून, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहे हो, उसमें चेंजेस ला रहे हो, तो हियर द सिंपल मेजोरिटी विल नॉट वर्क। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी नहीं, वी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है कि भाई हमको 543 जो मेंबर्स है उसका हाफ एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना, उसके हाफ। यानी कि उस दिन हाजिर कितने हैं वो हमको मैटर नहीं करता है, हमें तो ये देखना है 543 का हाफ 272 होता है, तो हमें कोई विधेयक को वहां से पास कराने के लिए 272 चाहिए, चाहे वो 400 आए चाहे 300 आए, हमारे को तो 272 से मतलब है। या कि समझ गए, क्लियर हो गया ये बात, कहीं डाउट नहीं इसमें? ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, तो स्पेशल मेजोरिटी ये तो एक तरीका हुआ स्पेशल मेजोरिटी का। अब मैं आज आपको मेजोरिटी के बारे में समझा रहा हूँ बेटा, क्लियर कर लो, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा मेजोरिटी भी आपको समझा दूं। इसका हर दिन चर्चा हुआ है पीछे, और आगे भी चर्चा होने वाली है। तो सिंपल मेजोरिटी समझ लिया क्लास के एग्जाम्पल से, और दूसरा फिर मैं क्लास से ही समझा दे रहा हूँ कि सपोज करो कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब हमको स्पेशल मेजोरिटी से कोई क्लास में हमने कोई कानून पास करना है, आपकी क्लास से कोई कानून बनाना है, तो उस क्लास का सपोर्ट चाहिए हमको स्पेशल मेजोरिटी में। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने सोचो कि उस दिन हाजिर हुए टोटल 30 बच्चे ना होकर, जिस दिन वो कानून पास करना है विधेयक को, उस दिन सिर्फ हाजिर हुए 20, तो 20 हो गए, हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमको उस 20 में से भी 15 ही चाहिए, 15 का ही सपोर्ट चाहिए, तो दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी। ये बात समझ में आ गई, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। अब कोई और भी बड़ा काम हो सकता है, मान लो कि बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो उसके ऊपर हमने स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट, प्लस में हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ऐसे ही पास होने वाला है बेटा। राज्यसभा के भी 245 के हाफ, जैसे कि मैंने दोनों में सिंपल मेजोरिटी को भी समझ सकते हो और स्पेशल मेजोरिटी। अब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की सिग्नेचर। अब हम समझते हैं एक और स्पेशल मेजोरिटी, एक डिफरेंट टाइप की, जो सबसे क्रिटिकल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है उसके लिए यूज करते हैं। अब ये सोचो कि हमारे देश के अंदर जितने स्टेट्स हैं, राज्य हैं,
उनका भी तो पूछना जरूरी है ना भाई। हम देश में कानून बना रहे हैं और देश की पार्लियामेंट बस से पास कर रही है और वो देश में कानून लागू हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो भी कानून बना रहे हो उसका इम्पैक्ट राज्यों के ऊपर पड़ रहा है, राज्यों से रिलेटेड मैटर है। जो स्टेट लिस्ट के अंदर, अब क्लियर मैं बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट आपको मैंने 3 तरह की लिस्ट बताई थी कल, एक कंकरेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। तो जब स्टेट लिस्ट के बारे में कोई कानून में बदलाव करना है या बनाया जाना है तो स्टेट का पूछा जाना चाहिए कि नहीं? पूछा जाना चाहिए ना राज्यों से। भाई आप सोचो कि जितने आपके स्कूल के अंदर क्लासेस है सबके ऊपर उस कानून का असर पड़ रहा है, तो सारे क्लासेस से पूछना है ना भाई। सिमिलरली है यहाँ पर यह हो रहा है कि जब स्टेट अपने भारत के अंदर जितने स्टेट है एटलीस्ट उनके हाफ ऑफ द स्टेट तो आपके साथ में एग्री हो उस कानून पे, जिस कानून को आप सभी स्टेट में लागू कर रहे हो, तो एटलीस्ट आधे स्टेट उसके ऊपर एग्री हो जाए तो फिर वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर आप कानून बनाए। ठीक है, तो यानी कि एक विशेष मेजोरिटी जिसके अंदर लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट से एग्रीमेंट और पार्लियामेंट के बाद में जो आपके स्टेट्स हैं राज्यों के भी आधे राज्यों का भी उसमें एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हम उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से देश के अंदर कानून बनाने का प्रोसेस है। अब सरकारें एक और नया तरीका भी है जिसको ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, ज्वाइंट मीटिंग्स बोलते हैं। मैंने बताया कि देश की जो सरकार होती है उसके पास में ये तो है ही कि उसके पास में लोकसभा के अंदर तो मेजोरिटी होती है, तब तो वो देश का कानून बना मतलब देश में सरकार चला पाती है। जिसके पास में लोकसभा में 543 मेंबर्स और पार्लियामेंट के हाफ मेंबर्स होते हैं वही देश में सरकार बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन सरकार बनाने के लिए राज्यसभा में मेजोरिटी होना जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कभी कभी जब सरकार कानून बनाती है, कभी कानून बना के लेके आती है तो उसके पास में राज्यसभा में मेजोरिटी ना भी हो, और राज्यसभा से भी हमने बताया कि कानून दोनों लोकसभा हो या राज्यसभा हो दोनों से उसका पास होना जरूरी है। अब कोई भी सरकार होती है उसके पास लोकसभा में तो होती है मेजोरिटी, मैंने बताया ना। जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 और हमको सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, ठीक है ना। तो सरकार जो बनती है वो तो डेफिनेट है उनके पास इतने मेंबर्स होते ही हैं तभी वो गवर्नमेंट बन पाती है, ठीक है ना। अब सरकार लोकसभा से तो पास करेगी करा देगी कोई भी विधेयक को लेकर आएगी, लेकिन जब राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ पर 245 मेंबर्स है, हो सकता है सरकार के पास में यहाँ पर मेजोरिटी ना हो क्योंकि सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी आवश्यक नहीं है। अब यहाँ से भी पास कराना है, आपको तो बताया ना कि लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए तभी देश में कानून बनेगा। अब यहाँ पर सोचो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब राज्यसभा में सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है, सोचो इसके हाफ है ही नहीं और हमको कानून बनाने के लिए हाफ चाहिए और कोई दूसरी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर उसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इन दोनों का लोकसभा और राज्यसभा की एक ज्वाइंट मीटिंग बुला लेते हैं, ज्वाइंट मीटिंग हो जाती है, ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग बुला लेंगे। अब क्योंकि लोकसभा के अंदर इनके पास मेजोरिटी ज्यादा लोग थे, राज्यसभा की वैसे ही स्ट्रेंथ कम है, तो ज्वाइंट मीटिंग में आप देखो 543 और 543 में से इनके पास में कितना है 272, समझो कि इनके पास में है यहाँ पर जैसे आज के दिन ही है इनके पास में 300 प्लस है, 300 लगा लो चलो। अब यहाँ पर 245 तो 245 ये हो गए
तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ होगी 5 4 5। तो इनके पास में इतना तो हो ही गया। अब इसका हाफ इनके पास में जो सरकार है उसको तो हाफ चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 245 में से सोचो, इनके पास में 245 में से हाफ नहीं है। 245 का हाफ क्या हो गया बताइए। टू 245 का हाफ बताओ बेटा जल्दी से। चलो मैं कर देता हूँ 122 के लगभग तो चाहिए 122। तो सोचो कि 122 ना होके उनके पास में 100 ही है, ठीक है ना। तो उनके पास में टोटल हो गए 400। अब ज्वाइंट मीटिंग के अंदर 543 और प्लस में 245, यहां पर हो गए 5 दिन 8 8 और 7, यानी कि देखो 788 टोटल स्ट्रेंथ हुई। और इनके पास इसका हाफ से ज्यादा है, 400 है ही। 300 लोकसभा में था, 100 इधर है। तो इसका मतलब ये इस तरह से उसको पास कराने में सक्सेस हो जाएंगे। हमने क्या किया, टोटल स्ट्रेंथ देख लिया। ज्वाइंट के अंदर, ज्वाइंट सेशन के अंदर क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ हो गया ये 5 3 8 4 788। अब हमें इसका आधा चाहिए, हमने क्योंकि ज्वाइंट मीटिंग बुला दी, इसका आधा चाहिए हमको। तो इसका आधा क्योंकि इनके पास लोकसभा में 300 था और यहाँ पर कम था, तो 300 प्लस ये 100 लेंगे 400 हो गए। तो इसका आधा हो गया ना 788 से, आधा से तो ज्यादा है ना 400। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा भी प्रोविजन है कि जब देश की सरकार के पास में लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति को ये पावर है, वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन बुलाएगा और ज्वाइंट मीटिंग के अंदर जिसके पास लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उस हिसाब से वो अपना राज्यसभा से मतलब ज्वाइंट मीटिंग में वो कानून जो एक्ट है वो पास हो जाएगा और देश के लिए कानून बन जाएगा। राइट, क्लियर हो गया। आप बोलिए, मैं सुन पाऊंगा। क्लियर है? मैसेज भी नहीं आ रहा है आप लोगों का। यस सर। हाँ, तो आज हमने इतना ही करना था। पूरा संसद कैसे कानून बनाती है इसके बारे में पूरा आप समझ पाए होंगे। और इसमें जो भी आपका कानून बनाने का प्रोसेस और दे के रखा हुआ है उसको आप अपने रजिस्टर के अंदर, तुम्हारे पास में योगेश तुमने ले लिया बुक? योगेश? नो सर। बेटा तुम लेना ही नहीं चाहते और ना अपने पेरेंट्स से बात कराना चाहते। अब आधा पीरियड खत्म होने जा रहा है और आपने अभी तक सर बुक नहीं खरीदी है। सर वो स्कूल में खत्म हो गई, परसों गए थे, ऐसे बोला मंडे को आएगी। अब देखो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी इच्छा हो तो ले सकते थे। ठीक है, अभी टाइम हो गया, आप एग्जिट कीजिए। मेरे को नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन मतलब करना है।